वेलकम बैक नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो आवाज़ टीवीज़ बजट स्पेशल 2024-2027 माली साल ऐं बजट जेको रिलीज़ थियो आहे उन जे बारे में छा अपडेट्स आहिनि, छा फैक्ट्स आहिनि, छा फिगर्स आहिनि। असांखे रिसेंटली जॉइन कयो आहे नईम करीम, पाण मुआशी माहिर आहिनि असांखे। अस्सलाम वालेकुम नईम करीम साहब, होप यू आर डूइंग वेल। तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असांखे हिकिड़ी स्पेशल गेस्ट ॿियो बि जॉइन कयो आहे, इम्तियाज़ सोलंगी साहब। इम्तियाज़ सोलंगी इज़ एन एक्स चीफ कमिश्नर FBR ऐं पाण इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी आहिनि। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग आवर स्पेशल। जी नईम करीम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि अभी बजट रिलीज हुआ है रिसेंटली, काफ़ी ये हॉट टॉपिक है, डिस्कशंस चल रही हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफेंस के बजट के ऊपर, एजुकेशन बजट के ऊपर, ओवरऑल प्रोविंसेस का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, उसके ऊपर आपके इसके ऊपर ओवरऑल क्या एनालिसिस है, इकोनॉमिकल क्या एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस बजट से हमें आने वाले साल में अप्लाई होती हुई नज़र आ रही हैं, लोगों का क्या जो है वो राय है, लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं इस बजट को, और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा अटेंटिव होना चाहिए, प्लीज़। बजट के तौर के ऊपर इसको लाया गया, कोई इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर सबको सामने रखना पड़ेगा। हम सिर्फ गरीब आवाम की भी को भी देखना है और साथ साथ हमें भी देखना है कि आज जो हमारी दुनिया के अंदर जो पोजीशन है जिसके ऊपर हम खड़े हैं उसके अंदर जो हमारी जो डिफेंस का जो रोल है वो कितना है, उसी को देखते हुए इस बजट के अंदर भी आपको पता है कि 3 ट्रिलियन का जो अमाउंट है वो उसकी डिफेंस बजट के लिए रखा गया है। और साथ साथ आपको पता है कि जो डेवलपमेंट बजट है उसके अंदर कट भी किया गया, और सबसे बड़ी जो जिसमें जो पॉजिटिव एक जो चीज है वो आई है कि सूबों से डेवलपमेंट बजट के अंदर या किसी भी मद में उनसे जो है ना एक अमाउंट जो है रिटर्न भी की गई, और इतनी अमाउंट है कि जिससे पूरे बलूचिस्तान का बजट जो है वो कम है अभी भी। अगर 1200 बिलियन की हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान का बजट भी तकरीबन जो आने वाला है वो 1100-1200 बिलियन के करीब ही होगा। तो मैं समझता हूँ ये भी बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। उसमें पंजाब ने सबसे पहले पहल की, आपको पता है उन्होंने कहा जी हम अपना जो है हिस्सा जो वापस करते हैं डेवलपमेंट बजट के अंदर का, तो उसको अभी मैनेज करेंगे। उनके पास जो अपने जो प्रोविंशियल जो बजट आएगा, जो सूबाई बजट आएगा, जाहिर है उसके अंदर भी उनके पास मार्जिन्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स जो है ना वो लेके जा सकते हैं। ओवरऑल जो फेडरल बजट के अंदर जो बेहतरी जो नजर आई वो टैक्सेशन के अंदर हमें नजर आई है। जो स्लैब्स थी सैलरी के लोगों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर था पिछले साल से कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वही टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो सैलरीज पर्सन जो है ना जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो उसमें स्लैब जो है बीच में इंक्रीज इसलिए की गई है, जो बीच का एक जो मार्जिन था जिसमें बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे, परसेंटेज ज्यादा थी, उनको जो है ना उसमें रिलीफ दिया गया है 5% का, तो वो एक बेहतरी उसमें आ जाएगी, लोगों की थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएगी, मैं समझता हूँ। और साथ साथ ये है कि जो एक आपके पास FBR की तरफ से जो बिजनेसमैन के लिए या जो ट्रेडर्स के लिए जो टैक्स नेट बढ़ाने का जो एक जो हदफ दिया गया था, जैसे इस दफा भी आपको पता है हम अपना टारगेट तो पूरा नहीं कर सकते FBR, लेकिन फिर भी 13,000 बिलियन को जाके टच करना वो भी कोई कम जो है ना वो मेहनत का काम नहीं था। अब 3 सालों में आपने डबल टारगेट किया। अगर 22-23 के अंदर आपके पास जो FBR का जो टारगेट था वो 7,200 करीब से था और अभी आप जाके 13,000 आपने मीट किया है, तो मैं समझता हूँ 15,000 के ऊपर भी जाके उसको कंप्लीट करना कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि हमारा टैक्स बेस और टैक्स नेट बढ़ेगा, तो मैं समझता हूँ ये टारगेट अचीव करने इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसके अंदर जो इन्होंने फिक्स टैक्स का एक जो इस दफा लेके आए हैं बिजनेसमैन के लिए, जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे थे उनको एक रिलैक्सेशन दी है, जो छोटे ट्रेडर्स हैं 20 करोड़ से नीचे के ट्रेडर्स हैं, और उनके लिए उन्होंने एक फिक्स टैक्स रखा है 1% के हिसाब से कि वो आए और सेल्फ असेसमेंट के अंदर अपना टैक्स पे करें। तो इससे बहुत बड़ा जो है एक तो रिलीफ भी मिलेगा उन लोगों को जो FBR के उससे बचना चाहते थे कि जी वो आते हैं हमें तंग करते हैं, तो आप टैक्स नेट में आ जाएंगे। दूसरा है कि FBR की कलेक्शन अच्छी हो जाएगी और लोगों का जो है ना एक जो इतमाद है वो बहाल होगा हुकूमत के ऊपर भी FBR के ऊपर। तो टैक्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी जो है प्लानिंग की गई है। अब उसको टारगेट करना, उसको टारगेट को अचीव करना, मैं समझता हूँ वो जो सेकंड बड़ा चैलेंज होगा उसमें सबको सेल्फ असेसमेंट में जाना पड़ेगा, उसको मीट किया जा सकता है। हमारे साथ इम्तियाज सोलंकी भी मौजूद हैं। सर हम उनसे, आपने जो अभी टैक्स और हमारा जो टारगेट हमें मिला हुआ है उसको रीच करना है हमें ओवरऑल, अगर हम इसके हवाले से बात करें तो गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 15.26 ट्रिलियन इन टैक्स कलेक्शन। हमारे साथ इम्तियाज सोलंकी भी मौजूद हैं, ही इज एन इकोनॉमिक एक्सपर्ट एज वेल, और खुद भी एक्स चीफ कमिश्नर FBR रह चुके हैं। सर मैं आपसे जरा पूछना चाहूंगी कि ये बजट, ये जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन का रेशियो है, क्या ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, क्या ये टारगेट अचीवेबल भी है, और जैसे अभी नईम करीम साहब बात कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी हम किस तरीके से इसको जो अचीव कर सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इट। जी जो टारगेट होता है वो
IMF के साथ कंसल्टेशन के साथ बनाया जाता है। टारगेट इस सेट किया जाता है कि गवर्नमेंट अपने सारे अखराजात को देखती है, फिर सारी अपनी इनकम्स को देखती है, तमाम उसके महसूलात और अदर बाकी जो कैपिटल इनकम्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, उन सब को मद्देनजर रखते हुए एक एम्बिशियस किस्म का टारगेट सेट किया जाता है FBR के लिए, ताकि वो थोड़ी सी एक एफर्ट करें। और उस जो टारगेट फिक्स किया जाता है उसमें 2-3 अजम्पशन भी उसमें होती है। एक अजम्पशन ये होती है, जैसे इसमें है कि अगर GDP ग्रोथ 4% आएगा जैसे लास्ट ईयर के लिए था, मगर अब हमारे पास 3.7% आया। इसी तरीके से एक इन्फ्लेशन का भी एक अजम्पशन होता है, बढ़ती है तो उससे सेल टैक्स की कलेक्शन हमारी बढ़ जाती है। तो वो अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 से 12% हमारी इन्फ्लेशन होगी, तो जो अच्छा हुआ हमारे लिए कि वो इन्फ्लेशन हमारी 7% रही। तो इन तमाम चीज़ों को, एक तो इन अजम्पशंस को देखा जाता है, दूसरी बात स्लाइटली जो टारगेट होता है वो भी एम्बिशियस होता है। तो इसलिए वो मुसलसल 2 सालों से या 3 सालों से FBR अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा। इस मर्तबा भी अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो ये टारगेट 800 से 900 बिलियन कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। अच्छा सोलंकी साहब, मेरा इसमें सवाल एक ये होगा आपसे, क्योंकि आप टैक्स कलेक्शन को देखते रहें। एक तो 17% टैक्स टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया, आप खुद कह रहे हैं कि 700-800 अरब रुपये ज़्यादा है। 15,264 इन्होंने करना है, इस मरतबा 1148 ये लोग कर नहीं सके, उतना टारगेट हो नहीं सका। तो एक तो चीज़ ये बताइए, आपने इस पर वजाहत भी की है, लेकिन ये जो अभी नईम साहब ने बात की है कि जो हमारे दुकानदार तबका है उस पर उन्होंने फिक्स टैक्स एक्ट लगाया है, आप समझते हैं इससे कितनी कलेक्शन ये लोग इस एम्बिशियस टारगेट में रखी हुई है कि दुकानदारों से कितना मिलेगा, और वो जब दुकानदारों से इनको मिलेगा तो वो इतना ज़्यादा होगा कि इनका टारगेट पूरा हो जाए। और दूसरी बात कि हमारे पास जो हर साल जो लीकेज है टैक्स कलेक्शन, टैक्स चोरी की, वो कहा जाता है कि 4,000 से 5,000 अरब है। तो इसको आप दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो रिटेलर का सेक्टर है या होलसेल का सेक्टर है, जो दुकानदार जिसको आप कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी चैलेंज रही है। उसको डिफरेंट तरीकों से टैक्स करने की कोशिश की गई। एक उनके लिए आसान सेल टैक्स रिटर्न का तजवीज़ की गई, वो भी हमारा कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसके बाद तजवीज़ आई कि उनको रिटर्न भी न लिया जाए, उनको बिजली के बिलों के साथ टैक्स लिया जाए, वो भी हमारा कोई कारामद नहीं हो सका। इस मरतबा एक आसान किस्म का उनको एक फ्रेमवर्क दिया गया है, बल्कि ये भी अभी भी चैलेंज है। लेट सी कि उसमें ये हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। गवर्नमेंट तो एक्सपेक्ट करेगी कि जितना भी ज़्यादा हो सके, प्रॉबेबली दे आर एक्सपेक्टिंग 250 बिलियन इसमें से हमारे पास आएंगे। लेट सी कि कितना होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो दिस हैज़ बीन द कलेक्शन फ्रॉम दिस फ्रंट हैज़ बीन क्वाइट चैलेंजिंग फॉर एज वेल। अच्छा नईम साहब, इसमें आपसे मेरा ये सवाल होगा, ये सूबों को इस मरतबा भी पैसे पूरे नहीं दिए गए हैं कि ये जो एक नया फ़लसफ़ा पिछले 2 साल से चल रहा है कि सूबे अपने सरप्लस वफाक के हवाले कर दें जी। तो ये नईम साहब, आप समझते हैं कि ये ज़्यादा लंबा अरसा चल सकेगा? इससे जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का स्पिरिट है सूबों का, वो तो हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है कि ये तो फिर आप उसी तरीके से सेंट्रलाइज चीज़ों को करने जा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं है माजी में। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हमने 18 अमेंडमेंट में की, या हमारी NFC वार्ड की अगर हम बात करें, देखिए हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंट सूबे भी कर रहे हैं अपने रेवेन्यू के अंदर भी, और अपनी जो उनकी अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स उसके अंदर भी डेवलपमेंट के अंदर भी। जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पे मिनरल माइंस पे काम हो रहा है, ठीक है, हालात अपनी जगह पे हम उसको रखें, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे डेवलपमेंट जो है ना इस सेक्टर में हुई है। रेकोडिकिप्स में ले लें, सेंडेक में ले लें, इसके अलावा और भी फर्म्स में वहाँ पे काम भी, इस KP के अंदर भी इस तरह काम हुआ। मैं समझता बेहतरी आई है। तो NFC वार्ड को भी उसको रिव्यू करना दोबारा से, सारी जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज, उनको बैठ को अकॉर्डिंग टू हमारे पास देखिए पॉलिसी मौजूद है। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इसीलिए बनाई गई और हर साल उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, सारी स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाता है। हमारे इदारे भी बैठते हैं, हमारी पार्टीज के जो सबरान है वो भी बैठते हैं, इसीलिए बनाया जाता है कि हर साल इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को हम लेके चलें। और सब बड़ी उसके अंदर ये एक्सक्लूसिव जो है ना सारी चीजें रखी गई थी। तो मैं समझता सूबों को ये उनका सरप्लस को वापस देना, ये कोई इतनी बड़ी वो कहानी नहीं है कि आप उसको वापस कर दें हर साल कोई 200-300 अरब रुपए को या 20 अरब रुपए को, वो इतना बड़ा कमाल नहीं है। बात ये है कि आप बजट इतना कंप्रीहेंसिव बनाएं कि आपको वापस करना पड़े, और जो आप ये जो या मई के आखिर के अंदर लोग
جتنے بھی وینڈرز ہوتے ہیں یا جتنے بھی جو آپ کے کنٹریکٹرز ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہمیں جو ہماری پیمنٹس ملیں گی نہیں ملیں گی, تو وہی پیمنٹس ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے وہ سرپلس میں واپس کر دیتے ہیں اور اگلے سال اس کو دوبارہ سے ریکال کر لیتے ہیں. اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. جو آپ کی ایکچوئل ٹرانزیکشن ہیں اس کو آپ یوٹیلائز کریں جو آپ کو ملا ہے. پہلا بات ہونے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو ڈفرینس کو بھی سب سے پہلے عوام کے سامنے لانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا بجٹ جو ہے نا یہ صرف ڈیولپمنٹ میں لگنے لگا ہے اور سارے جو ہے نا جتنے بھی اسمبلی کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کھا بھی جانا. ایسا نہیں ہے, یہ سارا بجٹ وہ ہے جو ڈیولپمنٹ ہے نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. اس کے اندر سے ہی لوگوں کی تنخواہیں بھی جانی ہے, اسی کے اندر سارا کچھ ہونا ہے. تو اس کو بھی تھوڑی سی سیگریگیشن, خیر ڈیٹیل بجٹ میں جائیں گے وہاں پہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک عام آدمی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی ڈکلیریشن ہونی چاہیے کہ اس پورے بجٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا کتنا حصہ ہے اور جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کا کتنا حصہ ہے, تاکہ تھوڑا سا کلیئرٹی لوگوں کو بھی آ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو 17,000-18,000 ارب کا بجٹ ہے تو ہمیں اس میں سے غریب کو کیا مل رہا ہے اور ہمارے حصے میں کیا آئے گا. بجلی بھی سستی نہیں ہوئی. تو ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اوپنلی اور ایزی اس کے اندر عام آدمی کے دسترس میں ہونی چاہیے کہ یہ ہم نے بنایا ہے بجٹ اور اس کا آؤٹ کم جو ہے عام پبلک کے اوپر کیا ہے. اسی سوال کو میں آگے بڑھا کے امداد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, کیونکہ امداد صاحب یہ جو این ایف سی کی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے تو کیا یہ این ایف سی کا معاملہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو میکینزم بنایا ہے سرپلس کی واپسی کا 1800 ارب واپس دی جائیں گے اگلے سال میں, تو آپ ہم یہ سمجھیں کہ جو این ایف سی پر جو تلوار لٹک رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا یہ دوبارہ 3-4 مہینے بعد پھر بیٹھ جائیں گے این ایف سی کے اوپر اور پھر اس کو ریویو کریں گے؟ نہیں, تلوار نہیں ختم ہوئی. این ایف سی کے اوپر دوبارہ ڈسکشن شروع ہوگی اور این ایف سی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن مجھے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا. کوشش ضرور کی جائیں گی. محسن صاحب, این ایف سی جب پہلا جو 7واں این ایف سی ایوارڈ 18ویں ترمیم کے بعد جو امپلیمنٹ ہوا تھا تو اس کے بعد آنے والی فوری جو حکومت تھی میاں نواز شریف صاحب کی, تو اس وقت سے ڈسکشن شروع ہو گیا تھا کہ صوبوں کے پاس زیادہ چلا گیا ہوگا. اس کے بعد پھر وہ جو عمران خان صاحب آئے اس دور میں بھی یہ باتیں ہونے لگی. 18ویں ترمیم اور این ایف سی اس کے اوپر یہ ڈسکشن ختم بھی نہیں ہوگی اور جو اس کے اوپر اٹیمپٹ ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ختم ہوں گے, وہ مزید بڑھیں گے. اور اب تو خاص طور پر جب صوبوں نے تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا یا قومی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا صوبوں نے, تو اس کو شاید صوبوں کی کمزوری سمجھ کے اب اس کو مستقل آئین میں لکھوا کر لیا جائے کہ جی صوبے جو ہے, کیونکہ ڈیمانڈ تو یہ کی جا رہی ہے کہ صوبے اپنے 7.5% جو ہے اس سے وتھڈرا ہو جائیں اور این ایف سی جو ہے 50% پہ جائے یا زیادہ حصہ وفاق کو جائے. تو یہ بات ختم نہیں ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ بات آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی. ہاں, اس میں سب سے بڑی رکاوٹ پیپلز پارٹی ہمیشہ بنی ہے, تو پیپلز پارٹی کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے, پیپلز پارٹی کس طرح اس کو ڈیل کرتی ہے آگے جا کے, یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ہوگا. مسلم لیگ نون تو خود جو ہے وہ اس پر بڑے عرصے سے اس کو کمپرومائز کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو مسلم لیگ نون میرا خیال ریزسٹ نہیں کرے گی بلکہ کوشش کی جاتی رہے گی. آپ کو یاد ہوگا 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے دن جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کے بعد جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بلاول ان کو آپشن دے رہے تھے کہ آپ جو ایف بی آر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا, تو آپ یہ جس طرح سیلز ٹیکس اور سروسز پر صوبوں نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے, تو آپ یہ ایف بی آر کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ صوبوں کو کلیکٹنگ ایجنٹ بنا دیں, ہم آپ کو بہتر کلیکشن دے دیتے ہیں. اس طرح وہ نہیں جائیں گی. نظریں ظاہر صوبوں کے مسائل کے اوپر ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بات ختم نہیں ہوگی, مزید آگے جا کے دوبارہ یہ معاملہ. امتیاز صاحب کی طرف آتا ہوں کیونکہ ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے. یہ جو 7% کی بات ہم کر رہے ہیں, 7.5% جو 50 سے ابو تھا, ابھی صوبے 57% لے رہے ہیں, تو یہ جب 1800 ارب روپے انہوں نے واپس لے لینے ہیں تو یہ تو 7% ویسے ہی کمپرومائز ہو گیا ہے. ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل, اگر آپ صوبے اگر اپنا خرچہ نہیں کریں گے تو سرٹنلی وہاں سرپلس دکھانے سے ان وے ایک کنسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ جو بھی ہے اور این ایف سی کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے ایک ارینجمنٹ ورک آؤٹ کی گئی ہے. مگر میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر 18th امینڈمنٹ کے اسپرٹ کو دیکھا جائے کہ وفاق کے پاس جو کھاتے رہ جاتے ہیں اگر انہیں پہ فوکس کرے اور باقی سارے جو ایکسپینڈیچرز تھے وہ ان کھاتوں کے ساتھ وہ ڈیوالو ہونے تھے پروونسز کو, وہ ہو جاتے تو آدھا مسئلہ تو وفاق کا وہاں بھی حل ہو جاتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم ایگری نہیں کر پا رہے. بہت ساری اس طرح کی وزارتیں ہیں جو پروونشل سبجیکٹ بن جاتا ہے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, مگر فیڈرل گورنمنٹ میں کسی نہ کسی نام کے ساتھ وہ چل رہی ہیں. اب سب سے پہلے وی شوڈ بی اسٹارٹ
अगर हमने एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना है तो वहां से करना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे एसओईज में हमारे पास लॉस आ रहा है, उस एसओईज को भी हमें 2 हिस्सों में बांट के देखना चाहिए। एक तो वो जो प्रोविंसेस लेने को तैयार है वो प्रोविंस को दे दें, अगर वो एक्सपेंडिचर ही है फेडरल गवर्नमेंट के खाते से डिडक्ट हो रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट हैज टू पे फॉर इट, वो प्रोविंसेस को दे दें जहां जहां प्रोविंसेस में विलिंगनेस है, ताकि वो एक्सपेंडिचर भी आपका खत्म हो जाए। फिर जो हमारे पास पावर सेक्टर में जो मसला आ रहा है, पावर सेक्टर में जो हमारे डेफिसिट है उसको भी हमें अच्छे तरीके से उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो बेसिक एक्सपेंडिचर्स और जो हमें नुकसान हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट में, इसको ठीक तरीके से टैकल किया जाए तो प्रोबेबली जो एनएफसी है उसको रिविजिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इम्तियाज सोलंकी साहब, दैट इज वंडरफुली कंक्लूडेड। इम्तियाज सोलंकी साहब, नईम करीम एंड इमदाद सुमरो, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। दैट वाज अ वंडरफुल एनालिसिस, थैंक यू सो मच। मोहसिन बबर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू आस्क यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। डेवलपमेंट और एजुकेशन की अगर हम बात करें और उसके बजट की बात करें, वो सारे सूबों का डेवलपमेंटल बजट जो दिया गया है उनको काफ़ी वेरी करता है। एजुकेशन भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें कि सैलरीड क्लास जो है और डॉक्यूमेंटेड क्लास जो है, स्पेशली फ्रॉम 2.2 मिलियन टू 3.2 मिलियन तक जो अर्न करते हैं ईयर एंड तक, उनके टैक्स में 23 to 20% तक एक डिक्रीज़ आया है। तो अगर उन्हें जे बारे में असी ॻाल्हायूं त छा इहो फ़ाइदो आहे? जीअं हींअर इमदाद सोलंकी साहब पाण ॻाल्हि कई, नईम करीम बि पाण ॻाल्हि कई त जॾहिं बिजली में घटिताई न आई आहे, जॾहिं पेट्रोल जी प्राइस में घटिताई न आई आहे, त इहे जेके रेशोज़ आहिनि उहे आम आवाम जे लाइ केतिरा इम्पोर्टेंट आहिनि? छा उन्हनि जे लाइ को रिलीफ इन में आहे, या सैलरीड ऐं डॉक्यूमेंटेड आवाम जेका आहे उहा अञा बि पिसजंदी इन बजट खां पोइ? तो सैलरी जेके सरकारी सैलरीड आहिनि उन्हनि खे त फ़ाइदो थींदो, उहो मां उनजी कैलकुलेशन करे ॿुधाए चुको आहियां। उन्हनि खे थोरो घणो फ़ाइदो थींदो, पर ज़ारा महांगाई वधे पई, पेट्रोल वधे थो। हाणे हिन में हिकिड़ी सवेर ॻाल्हि इम्तियाज़ सोलंकी साहब बि कई हुई त ॿियो इहो ओवरऑल हिकिड़ो डिबेट आहे त वफ़ाक़ में जेके खाता आहिनि उहे तव्हां वापसि करियो त वॾो फ़र्क़ु पइजंदो। को वॾो फ़र्क़ु कोन हूंदो। वफ़ाक़ जो जेको ख़र्चु आहे सिविल इदारनि जो 1071 अरब रुपया आहे सिविक खातनि जो। हाणे उहो जेकॾहिं तव्हां उन मां 100 अरब रुपया घटि थी सघंदो, इन खां वधीक त घटि बि कोन सघंदा, त को फ़र्क़ु कोन पवंदो ओवरऑल बजटिंग ते। उहो सूबनि खे तव्हां ॾेई छॾियो, सूबनि में विराइजी वेंदा, सिंध जे हिसे में 25 अरब ईंदा, पंजाब जे हिसे में 50 अरब ईंदा, घणो फ़र्क़ु न पवंदो। तंहिंजे करे इहो को हिकिड़ो बेंचमार्क ज़रूरु आहे, दिस इज़ वेरी कॉस्मेटिक, इहो फ़र्क़ु कोन पवंदो। बाक़ी जेको डेवलपमेंट आहे, एजुकेशन आहे, ॾिसो एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे, जेको प्रोविंशियल बजट थींदा हुन में असांखे ख़बर पवंदी। हीअ जेको एजुकेशन जी बजट हूंदी आहे मेन एजुकेशन जी, उहा इस्लामाबाद टेरिटरी जे स्कूलनि एजुकेशन सिस्टम लाइ हूंदी आहे। जेका HEC जी बजट आहे उहा सॼे सूबनि में थोरी घणी थींदी आहे रिफ्लेक्ट, त उनजो बि असरु न आहे। हाणे सूबा पंहिंजियूं HSU पाण ठाहिनि पिया। ॿिया ख़र्च इलाही आहिनि तमामु घणा। मूंखे BISP ते ॻाल्हि करणी तफ़सील सां, उहो BISP ते ॻाल्हि बहरहाल ॿिए कंहिं सेगमेंट में कंदासीं। उन खां पोइ जेको मसइलो आहे प्रॉब्लम, जेको आख़िरी मां ॻाल्हि कयां, जेको प्रॉब्लम फेडरल गवर्नमेंट जो वॾो बि वॾो आहे उहो कर्ज़नि जी वापसी आहे। फेडरल गवर्नमेंट हींअर 69% जेके पैसा आहिनि उहे कर्ज़नि जी वापसी में लॻाईंदी, त तव्हां सम्झो इट्स अ बिग चैलेंज देन एनीथिंग एल्स। इट्स अ चैलेंज। थैंक यू सो मच मोहसिन बबर साहब फॉर सच अ थरो एनालिसिस। हाणे नाज़रीन हलूं था हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां पोइ तव्हां सां वापसि मुलाक़ात थींदी।